हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके आज के बाद हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं। तो ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। वे ऑर्गेनल, जैसे मान लो ये हमारा कोई ऑर्गेनल है, इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसके अंतर्गत हमारे लाइसोसोम, वैक्यूल, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम आते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है उसमें हमारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आते हैं। तो हमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में तीन याद रखने हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इनकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक ये हो गई इनर मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हमारे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। न्यूक्लियस जो है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है। अब बात करते हैं कि कुछ ऑर्गेनल्स जो है वो ए मेम्ब्रेनस भी होते हैं, जैसे राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियोलस। अभी जो आपका कुछ लास्ट एग्जाम हुआ था जो सीएसआईआर का, उसमें 2 नंबर में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, उसमें ये कहा गया था कि बताइए इनमें से कौन सा ऑर्गेनल जो है वो ए मेम्ब्रेनस है। तो ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल में आपको याद रखना है राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियोलस, ये आपके ए मेम्ब्रेनस में आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर में मेनली माइटोकॉन्ड्रिया की, और हम एक एक करके सारे ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। तो mitochondria are thread-like structure present in cytoplasm all eukaryotic cell। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो सारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जैसे मान लो ये हमारा सेल है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्रेजेंट होगा और ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस होगा, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ईआर बनाती है। इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस है और सारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड नियरली ऑलमोस्ट ऑल रिक्वायर्ड एनर्जी। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो पूरी करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि जैसा हम जानते हैं जो एटीपी की सिंथेसिस होती है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ही पूरी करता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, बॉडी में जो हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, तो जो ऑक्सीजन का जो यूज़ होना है रियल में वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही उसको यूज़ करता है। तो कंज्यूम नियरली ऑलमोस्ट ऑल अवेलेबल O2। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो स्टोर कैल्शियम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कुछ अमाउंट में कैल्शियम को भी स्टोर करता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेनस मतलब इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। जैसे आप देख लो जरा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो ये बाहर की तरफ जो है ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये बाहर की तरफ जो है हमारी कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन है। उसके साथ साथ में एक अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन है जो हाईली कैसी है, फोल्डेड। आप देखिए ये कई तरह जगह से फोल्डेड है। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कैसी है, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। चलिए, तो सिमिलर टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह होती है। अब देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह क्यों होती है, तो इसका एक लॉजिक है, एक थ्योरी है जिसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। ठीक है, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी में क्या होता है कि पहले ये माना जाता था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रोकैरियोट्स थे, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उन्होंने कहा कि देखिए आप प्रोकैरियोट्स हैं दोनों, आपको सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप हमारे साथ में कोलेब्रेशन कर लीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जैसे मान लो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये अलग अलग थे। लेकिन क्या हुआ कि जो यूकैरियोटिक सेल थे उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ कोलेब्रेशन में आ जाइए, तो ये दोनों जो है वो क्या किए, सेल के साथ में, यूकैरियोटिक सेल के साथ में कोलैब कर लिए और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गए। तो पहले ये क्या थे, रियल में प्रोकैरियोट्स थे, लेकिन इन्होंने यूकैरियोटिक सेल के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया, तो ये उनके अंदर जाकर के रहने लगे। इसलिए जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे जो है वो मिलते जुलते हैं प्रोकैरियोट से। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सिमिलर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह, हाईली परमेबल टू ऑल टाइप ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ये हाईली परमेबल होती है, यानी कि बाहर से मॉलिक्यूल, देखो इस ऐसे समझो, इसके चारों तरफ हमारी क्या प्रेजेंट है,
साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म है और ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो है वो बहुत सारा लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल की, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तक जा सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी होती है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरेंस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, पोरेंस, जिसकी वजह से इसकी परमेबिलिटी होती है। हाईली परमेबिलिटी ऑफ आउटर मेम्ब्रेन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड चैनल कार्ड पोरेंस। जो पोरेंस है आउटर मेम्ब्रेन में, उसकी वजह से इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पोरेंस कंसिस्ट ऑफ बीटा चेन और सीट एंड आल्सो फॉर्म्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आउटर मेम्ब्रेन। फॉर्म की जगह यहाँ पर होना चाहिए था फाउंड। तो जो पोरेंस होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं और ये बीटा चेन और सीट के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। तो इनर मेम्ब्रेन कौन सी है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर वाली हमारी कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हाईली फोल्डेड हो जाती है। इनर मेम्ब्रेन जैसे समझ लो कि ऐसे ऐसे हाईली क्या होगी, फोल्डेड होगी, जिससे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। सरफेस एरिया बढ़ाने की क्या जरूरत है, तो जो हमारा एटीएस होता है, एटीएस जो है वो इस इनर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। चलिए इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं इनर मेम्ब्रेन के। सिमिलर एज रियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो जैसी बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी तरह होती है। हाईली इम्परमेबल। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल थी और इनर मेम्ब्रेन कैसी है, इम्परमेबल है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि सेलेक्टिव परमेबल है। कुछ ही मॉलिक्यूल को जाने देती है और बाकी को रोक देती है। हाईली परमेबिलिटी इम्परमेबिलिटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज ड्यू टू कार्डियोलाइपिन। जो जैसे आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हाईली परमेबल थी ड्यू टू पोरेंस, उसी तरह से जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली इम्परमेबल है ड्यू टू कार्डियोलाइपिन। कार्डियोलाइपिन जो है ये हमारे प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक, कार्डियोलाइपिन एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। जो कार्डियोलाइपिन जो है वो एक्सक्लूसिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स के। देखो ईटीएस एंड एटीपी सिंथेस आल्सो प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो एटीपी, ईटीएस और एटीपी सिंथेस, ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एटीपी सिंथेस। अब आप देखो इनके बारे में अगर आपको डिटेल स्टडी करना है तो जब आप चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर एक मेटाबॉलिज्म की प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो उस मेटाबॉलिज्म की प्ले लिस्ट में मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है ईटीएस के बारे में, और जल्दी हम लोग एटीपी सिंथेस के बारे में भी वहाँ पर आपको डिस्कशन मिल जाएगा। तो ईटीएस और एटीपी सिंथेस जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। एटीपी सिंथेस जो है वो दो कंपोनेंट का बना होता है। अब देखो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट है, एक एफ नॉट कंपोनेंट है, एक एफ वन कंपोनेंट है। एफ नॉट कंपोनेंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसमें धसा रहता है, और जो एफ वन कंपोनेंट है वो मैट्रिक्स की तरफ निकला हुआ रहता है। तो एफ जीरो कंपोनेंट इज एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन वाइल प्रोट्रूडेड इन मैट्रिक्स। जो एफ जीरो कंपोनेंट है वो इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है, और लेकिन जो एफ वन कंपोनेंट है वो हमारा मैट्रिक्स की तरफ, ये हमारा एफ वन है और ये कौन सा है, एफ जीरो। तो एफ वन कंपोनेंट है वो मैट्रिक्स में प्रोट्रूडेड यानी कि निकला रहता है, और जो एफ जीरो कंपोनेंट है वो इनर मेम्ब्रेन में धसा हुआ रहता है। बात करते हैं हम इनर मेम्ब्रेनस स्पेस की, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईएमएस बोलते हैं। अब देखो एक चीज़ और समझ लो कि ये सेल ऑर्गेनेल समझाने का क्या मतलब है। बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि ये तो सर बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं हाई स्कूल इंटर से कि सेल ऑर्गेनेल क्या है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जब सेल ऑर्गेनेल खत्म कर लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन टारगेटिंग, कि किस तरह से प्रोटीन बन रहा है और किस तरह से न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बना, उस तरह उसके बाद वो किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनेल्स में भेजा जा रहा है। तो उसको हमें डिस्कस करने के लिए हमें सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इसके लिए हम सेल ऑर्गेनेल्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आईएमएस की बात करते हैं, तो आप जरा स्ट्रक्चर को देखिए। तो ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में आप देखिए ये स्पेस प्रेजेंट है, ये वाला जो स्पेस जो यहाँ पर प्रेजेंट है इससे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। देखिए यहाँ से एरो निकाला हुआ है, इसको दे रहे हैं हम लोग क्या नाम, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है इसे हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप एरो से देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। तो बात करते हैं आईएमएस की। तो इट इज ए स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो इस इमेज में आप और क्लियर देख पाएंगे। सेल माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म में,
ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पर हमारी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर देखो आप, ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। इस स्पेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मतलब दो, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, और स्पेस मतलब स्पेस। तो दो मेम्ब्रेन के बीच का ये स्पेस है, दो के बीच को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब देखो जैसे हाई स्कूल जब आपने पास किया, उसके बाद आप इंटर में आए, उसके बाद बीएससी में गए, तो बीएससी और हाई स्कूल के बीच की जो स्टेज है उसे हमने नाम दिया क्या, इंटरमीडिएट। उसी तरह से यहाँ पर जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। और पॉइंट जरा देखते हैं, तो केमिकल नेचर ऑफ आईएमएस इज सिमिलर एज साइटोप्लाज्म। कह रहे हैं कि जो आईएमएस का केमिकल नेचर होता है वो सिमिलर होता है जैसा किसका है, साइटोप्लाज्म का। आप देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है, यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट सेम कैसे है। तो आपको पता है कि आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट हैं, जो पोरेंस के बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से जो साइटोप्लाज्म के मॉलिक्यूल हैं वो मूव करके आईएमएस में इजिली आ सकते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन से वो मैट्रिक्स में नहीं जा सकते, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन हमारी कैसी है, हाईली इम्परमेबल है। तो आउटर मेम्ब्रेन के बाहर यानी साइटोप्लाज्म का स्पेस और आईएमएस का जो स्पेस है वो एक जैसा होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म और आईएमएस का एनवायरनमेंट जो है वो एक जैसा है। साइटोक्रोम सी इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर। साइटोक्रोम सी जो है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, वो हमारा पाया जाता है आईएमएस में। अब जैसे आप इस इमेज को देखिए, तो जो साइटोक्रोम सी है ये हमारा आईएमएस की तरफ है, यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉम्प्लेक्स फोर को दे देगा। तो हमारा जो साइटोक्रोम सी है वो हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, आईएमएस में प्रेजेंट है। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को लिंक करता है कॉम्प्लेक्स फोर के साथ में। साइटोक्रोम सी लीक आउट फ्रॉम आईएमएस टू साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। जब हम इसी वीडियो सीरीज में जब हम आगे जाएंगे, तो अभी हम लास्ट में जाकर के इसमें जब एपोप्टोसिस और ये सब डिस्कस करेंगे, तो एपोप्टोसिस में क्या होता है कि जब ये साइटोक्रोम सी जो है ये हमारा आईएमएस की तरफ प्रेजेंट है, आईएमएस में प्रेजेंट है, तो ये साइटोक्रोम सी जब मूव करके यहाँ से क्या चला जाए, साइटोप्लाज्म में आ जाए, तो उस कंडीशन में उस सेल को मरना होगा, और ये जो है एपोप्टोसिस को ट्रिगर कराता है। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया, साइटोक्रोम सी लीक आउट फ्रॉम आईएमएस टू साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के टाइम पर जो हमारा साइटोक्रोम सी है वो लीक करके कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। अब जरा हम ईटीएस को समझ लेते हैं, आपसे कई बार इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं या फिर पूछ लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ईटीएस हमारा सबसे पहले समझ लो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हमारा प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में। सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या सब यूनिट है, ये सब हमने डिस्कस किया है ईटीएस में, जहाँ पर मेटाबॉलिज्म की आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, उसका नाम है NADH CO ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज है, NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा जो है हमारा कॉम्प्लेक्स, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और इन दोनों के बीच में एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कोएंजाइम क्यू या फिर यूबी क्यूनॉन बोलते हैं। ये हमारा कोएंजाइम क्यू है। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे देता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करता है NADH से, और कॉम्प्लेक्स सेकंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करता है वो एक्सट्रैक्ट करता है FADH2 से। इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड आ जाता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है उसे हम लोग नाम देते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेता है साइटोक्रोम वो यूवी क्यूनॉन से, और ये इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है कॉम्प्लेक्स थर्ड से और इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉम्प्लेक्स फोर को, और कॉम्प्लेक्स फोर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को देता है, और ऑक्सीजन जो है वो मैट्रिक्स दो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो हम लोग रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं किस में, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसको और ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। तो देखा होगा बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको माइग्रेशन में कई माइल्स तक जाना होता है उससे पहले वो अपनी बॉडी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट का डिपोजिशन करते हैं, फैट का डिपोजिशन करते हैं। जब वो उड़ना शुरू करते हैं तो वो आपने देखा हो कई दिनों तक, कई मंथ तक उड़ते रहते हैं, तो वो पानी पीने के लिए भी नहीं रुकते हैं, तो उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है। तो वो जब अपने जो न्यूट्रिएंट स्टोर किया हुआ है उसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में वाटर बनता है, उससे वो अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ा बहुत पूरा करते रहते हैं। ठीक है, तो वाटर कहाँ से बन रहा है, जो ऑक्सीजन हम लोग इन्वायरमेंट से एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन देकर के कन्वर्ट कर दे रहे हैं किस में, वाटर में।
तो ये हमने जो इलेक्ट्रॉन मूव करा है उसका कर लिया रोल क्या है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये प्रोटॉन को पंप करते हैं मैट्रिक्स से आईएमएस में। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो हमारा 4 प्रोटॉन को पंप करता है मैट्रिक्स टू आईएमएस। कॉम्प्लेक्स सेकंड हमारा किसी भी प्रोटॉन को पंप नहीं करता है। और कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो हमारा 4 प्रोटॉन को पंप करता है मैट्रिक्स से आईएमएस में। कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो हमारा पंप करता है 2 प्रोटॉन को फ्रॉम मैट्रिक्स टू आईएमएस। इस तरह से जब हम एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन जब ले जाएंगे तो हम टोटल 10 एनएडी 10 प्रोटॉन को पंप करते हैं मैट्रिक्स से आईएमएस में। वहीं जब हम एनएडी ये कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे तो हम टोटल 8 प्रोटॉन को, सॉरी 8 नहीं 6 प्रोटॉन को पंप करते हैं मैट्रिक्स से आईएमएस में। 4 का हमें लॉस होता है जब हम कॉम्प्लेक्स सेकंड से पंप करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ द्वारा जो प्रोटॉन पंप किए गए थे तो उन जो प्रोटॉन यहाँ पर आईएमएस में ग्रेडियंट बनाया गया, इस ग्रेडियंट का यूज करता है हमारा एटीपी सिंथेज, और ये एडीपी प्लस पीआई को जोड़ेगा और एटीपी फॉर्म करेगा। जो प्रोटॉन जो यहाँ पर आईएमएस में प्रेजेंट है ये प्रोटॉन ये F0 कंपोनेंट से होते हुए मैट्रिक्स में आएंगे और जो F1 कंपोनेंट होता है ये मूव करता है और एटीपी की सिंथेसिस करता है। तो हमें जो एक एटीपी बनाने के लिए जो है वो हमें 4 प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है। कितने प्रोटॉन? 4 प्रोटॉन। यानी कि जब हम NADH से जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो हम टोटल प्रोटॉन पंप करा रहे थे 10। तो यानी कि अगर हम 10 को भाग दें 4 से तो 2.5 एटीपी हमें प्राप्त होता है एक NADH से। ठीक है। वहीं जब हम एक FADH2 से जब प्रोटॉन पंप करा वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हमें प्रोटॉन पंप करते हैं 6। तो इस तरह से हम जब चला 4 से इसको डिवाइड करें तो हमें 1.5 एटीपी का फायदा होता है जब हम FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो यही बोला जाता है कि FADH2 से हमें 1.5 एटीपी और NADH से हमें 2.5 एटीपी मिलती। कुछ कंडीशंस ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें NADH से जो बनने वाला एटीपी है वो 2.5 ना होकर के वो 1.5 ही होता है। वो डिपेंड करता है कि जो NADH ETS में यूज़ किया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ रखा है तो वहाँ पर हमें पता है कि हमें टोटल 2 NADH जनरेट होते हैं जो साइटोप्लाज्म से ETS तक लेकर आ जाते हैं। इसके लाने के लिए 2 माध्यम है, या तो वो मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम से आएंगे या फिर वो आएंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम से। तो वो कौन से सटल सिस्टम से आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें 2.5 एटीपी मिलेगा या फिर हमें 1.5 एटीपी मिलेगा। मैलेट एस्पार्टल सटल सिस्टम पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं जो है वो लास्ट वीडियो के एंड में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि कैसे मैलेट एस्पार्टेट या ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स इज ए जेल लाइक मटेरियल सराउंडेड बाय एन इनर मेम्ब्रेन। तो आप देख रहे हैं जैसे स्ट्रक्चर में ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये हमारा क्या है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। आप इस वाली इमेज में और देख पा रहे हैं ये इनर मेम्ब्रेन और जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये हमारा क्या है मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स कंटेन डीएनए, राइबोसोम, टीआरएनए, एमआरएनए एंड ऑल एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल। तो जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसमें टीसीए साइकिल के सारे एंजाइम, एमआरएनए, टीआरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम और डीएनए, ये सारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है। जो एक एजेंट है जिसका नाम है साइनाइड, ये हमारा ईटीएस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। और ऑल एंजाइम ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन मतलब फैटी एसिड को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज क्लोज्ड एंड सर्कुलर। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड, क्लोज्ड और सर्कुलर होता है, इस तरह से है। ठीक है। सिमिलर टू बैक्टीरिया, जैसा कि बैक्टीरिया में पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड, क्लोज, सर्कुलर, वैसे हमारा किसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पहले क्या रहा होगा प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में हमारे 70s राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में 80s होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। इससे इंडिकेशन होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले क्या रहा है प्रोकैरियोट रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का एमआरएनए और खुद के आरआरएनए और खुद का टीआरएनए भी पाया जाता है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस की। तो सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स बिकॉज दे आर इनिशिएटेड बाय एयूजी। जो जिस तरह से प्रोकैरियोट में इनिशिएशन कोडॉन जो है वो एयूजी जो है वो फॉर्माइल मेथियोनिन को कोड करता है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो इनिशिएशन कोडॉन होता है वो हमारा फॉर्माइल
मेथियोनिन होता है। इससे भी इंडिकेशन दिखता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले क्या था, प्रोकैरियोट्स था। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस। अब सेमी ऑटोनोमस का मतलब समझ लो कि बहुत सारे प्रोटीन जो है वो खुद से बनाते हैं और बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियस द्वारा जो बनते हैं वो लेते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, सेमी ऑटोनोमस इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम है, और अदर एमआरएनए जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, ये सब इनके आरएनए भी खुद के होते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक दैट ब्लॉक बैक्टीरिया आल्सो ब्लॉक माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस। बे एंटीबायोटिक जो प्रोकैरियोट्स की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन सिंथेसिस को भी ब्लॉक कर देते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी आउटर मेम्ब्रेन है, पोरिन्स क्या है, इनर मेम्ब्रेन क्या है, कार्डियोलाइपिन्स क्या है। ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ में क्विज भी वहाँ पर होते रहते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।